नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी सर्द हवाओं का सितम जारी है। सर्द हवाओं के चलने से गलन और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। यूपी के करीब 60 जिलों में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश उत्तरी राज्यों में कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। आगामी 4 से 5 दिनों तक सर्द हवाओं के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में कई इलाकों में घने कोहरे के साथ शीतलहर पड़ रही है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जला के तो लगातार बढ़ रही ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। और इस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों का सर्दियों को लेकर के क्या कुछ कहना है, कैसे वो खुद को सर्दियों से बचा रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे। और कैसे बेजुबानों की मदद की जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं, अयाज खान हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं और सूरज संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ में ठंड का माहौल कैसा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बीच में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय सर्दी ठंड की मार झेल रही है। अगर बात करें कल रात का जो पारा सबसे न्यूनतम अब तक का पारा दर्ज किया गया, जो 6 सेंटीग्रेड था। निश्चित तौर पर इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का घर से निकलना मुहाल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का जो संकेत है वो उनका कहना है कि कोल्ड डे अभी 8 तारीख की सुबह तक ये जारी रहेगा और इसी तरीके से ठंड रहेगी 8 तारीख तक। अभी कोई भी निजात मिलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर अगर समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पछुआ हवाएं चल रही हैं, पश्चिमी जो विक्षोभ है वो जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो बढ़ता दिख रहा है। साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वो रेड अलर्ट पे रखे गए। लखनऊ की बात करें, लखनऊ समेत हरदोई, उन्नाव, कानपुर, जो है जौनपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, तमाम वो जिले हैं जो रेड अलर्ट पे इस समय हैं और कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर कोई भी राहत मिलने वाली ठंड से नहीं है। अगर बात करें अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान जो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज किया गया वो सुल्तानपुर का दर्ज किया गया, जो 3.4 सेंटीग्रेड रहा। वही सुल्तानपुर का अधिकतम तापमान जो था 2 दिन पहले वो 10.2 था। निश्चित तौर पर ऐसे में मौसम विभाग के जो इशारा है वो कहीं ना कहीं साबित सही हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात करें तो कागजी व्यवस्थाएं सारी बेहतर चल रही हैं। जमीन पर कुछ भी शायद वो नहीं दिख रहा है। लखनऊ राजधानी है और यहाँ जहाँ इस समय हम खड़े हैं ये हजरतगंज क्षेत्र है, जहाँ सबसे पॉश इलाका है। यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, 300 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, 200 मीटर की दूरी पर भाजपा कार्यालय है। यहाँ पर तो कुछ एक जगह पर आपको अलाव जलते दिख जाएंगे, लेकिन अगर यहीं से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर आप निकले तो नगर निगम और जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त दिखाई देंगी। कागजी अगर बात करें, कागजों पर लमसम 500 से ज्यादा अलाव की जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीन पर अगर आप देखेंगे जाकर शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। रैन बसेरों को लेकर के जो मुख्यमंत्री का निर्देश था कि रैन बसेरों की व्यवस्थाएं बेहतर हो, वहां खाने की व्यवस्थाएं बेहतर की, साथ ही साथ गर्म हीटर रखे जाएं जिससे रैन बसेरों में गर्मी बनी रहे, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि रैन बसेरों की संख्या कम है। स्थायी
रूप से रैन बसेरे संचालित तो किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को बाहर सोना पड़ रहा। परसों की बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर ये एक केजीएम बड़ी में इसलिए वायरल समस्या हुई है थी और जिसमें अश्विनी, देखा इस गया पर हम था। आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे अन्य सहयोगी भी, उन्हें भी एक बार जोड़ लेते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए आगरा से। कृष्णा, ताज नगरी आगरा में ठंड का कैसा माहौल, और आपके पीछे लोग भी खड़े हैं, एक बार उनसे भी प्रतिक्रियाएं लीजिए कि सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं दिखती हैं। अपने सर्दी से बचाव के लिए इंतजाम करने की होते हैं। आप पीछे की जो तस्वीर देखेंगे, यहाँ काफी दिन से आग में काफी लोग जैसे अपनी सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। ये मैं इस समय आगरा के बाटमक चौराहे पर हूँ, जो सबसे शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा है। यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। जैसे अलाव की व्यवस्था की बात करें या अन्य किसी साधन की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। काफी लोग मेरे साथ अभी क्योंकि अभी बस यहाँ से रवाना हो रही थी, तो वहाँ अभी बस में बैठने के लिए यहाँ से निकले हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि काफी यहाँ पर आगरा में त्रासदी की सर्दी है और लगातार प्रशासन G20 की तैयारी में जरूर जुटा हुआ है, लेकिन प्रशासन जो सर्दी के माहौल को लेकर सर्दी से दूर करने के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी का जब मौसम आता है तो सभी लोगों को, प्रशासन को, सब विभागों को पता होती है कि सर्दी शुरू होने वाली है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज या कल से शुरू हुई है उसके बाद प्रशासन को जानकारी नहीं, लेकिन बावजूद ये व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली। कई विभागों को इसमें अपनी जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए, चाहे अपना NSI की बात करें, चाहे इसमें ट्रैफिक की बात करें, या क्योंकि NSI सभी रोड पर कई लाइटें सही हुई है, कई वहाँ पर सड़कें बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है, कई सड़कों में कई बार हादसे का शिकार हुए हैं। और ये गाइडलाइन जरूर अब जारी की गई है कि 100 की स्पीड की जगह 70 की स्पीड जरूर कैसी चीज है, लेकिन अभी भी वहाँ पर न तो प्रशासन का कोई व्यक्ति नजर आता है, न ऐसी गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। तो क्योंकि कोहरा भी अधिक किया जा रहा है, कोहरा की भी यहाँ पर जैसे कोहरे की चलते यहाँ पर कई हादसे भी सामने आए हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ पर प्रशासन को अपनी अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ पर ताजनगरी आगरा में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। बरेली से हमारे सहयोगी अयाज खान बने हुए हैं। अयाज, बरेली में भी लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह भी है कि प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें तो बरेली नैनीताल से छठा जिला है, तो यहाँ ज्यादा जिलों को देखते हुए यहाँ पे ज्यादा सर्दी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन से अगर बात की जाए तो कमिश्नर तो मैदान में उतरी, डीएम भी मैदान में उतरे, लेकिन वो व्यवस्थाएं केवल कागजों तक ही सीमित रही। उनको अधिकारियों को देख करके स्थानीय लोग हैं या अधिकारी हैं वो तैयारी तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर वैसी रह जाए। रैन बसेरों की बात करें तो वहाँ रैन बसेरे तो बनाए गए हैं, लेकिन उस पर खाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कोई खाने की व्यवस्था हो या फिर और कोई व्यवस्था हो। लेकिन कोई यहाँ प्रशासन के अलाव की अगर बात करें तो अलाव की वो यहाँ उस तरह से नहीं जलाए जा रहे हैं जिस तरीके से लोगों को जरूरत है इस ठंड को देखते हुए। हाथ कपा देने वाली ठंड है, पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही है और आगे भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रशासन, कमिश्नर रात में तो निकली और उन्हें जो रजाई वगैरह होती है वो कुछ लोगों को बांटी थी। हाँ। लेकिन अलाव की बात करें तो अलाव किसी तरीके से कहीं उन गरीबों को, लोगों को उन चौराहों पे जिस तरीके से देना चाहिए नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम केवल कागजों तक ही सीमित है, कागजों में रजिस्टर भरे जा रहे हैं, केवल इस नाम से कि लकड़ी दी जा रही है वहां पे, और कुछ जगह दी गई। और खास करके अहम बात ये बताएं कि डीएम ऑफिस में जब हम थे हमने देखा तो वहां पे गीली लकड़ी भेजी गई जिससे कि लोग तापने को थे, नहीं जल रही थी वो लकड़ी। तो ये स्थिति यहाँ बरेली की लगातार बनी भी है। इसको लेकर के तो देख के जैसी की तैयारी करनी चाहिए थी वैसी कोई तैयारी यहाँ नहीं है। स्थानीय प्रशासन की, जिला प्रशासन, कमिश्नर और जो अधिकारी हैं वो बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो जमीनी स्तर पर उतर के अगर देखा जाए तो वो जमीनी स्थिति ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रशासन को आगे आके खुद करना चाहिए। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है उसका असर। तो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हैं, अलाव की व्यवस्था नहीं है नगर बिल्कुल, निगम की लोग ओर से। परेशान तो हैं, अलाव की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरों की कमी है, एक आध कंबल बांट दिए गए हैं, तो सवाल तो जरूर खड़े होंगे ही। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कानपुर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं सूरज। सूरज, कानपुर में भी क्या रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है?
बिल्कुल, इस समय हम देखिए कानपुर के एक ऐसे ही चौराहे पर मौजूद है जहां पर सुबह से लोग ठंड के प्रकोप से बचने के लिए आग से बचने का बंदोबस्त किए हुए हैं। देखिए हमारे सामने ठीक एक दुकान है जिसके पास यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जो राहगीर हैं, वो यहाँ से निकलते वक्त अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अलाव की जो व्यवस्था यहाँ स्वयं पर्सनल लोगों ने की है उसको चलते अपने आप को ठंड से बचाने का जो बंदोबस्त किए हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो कानपुर प्रशासन और कानपुर नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ सीधे लोग मौजूद है, हम सीधे ही आम जनता से सीधे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है। मेरा नाम ज्योति कुमार पाल है, मैं कानपुर से। अच्छा, तो ये बताइए क्या ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे में कोई अलाव की व्यवस्था कराई नहीं? अभी तक तो जैसा मैंने अभी तक देखा है पूरे कानपुर में हमें तो कहीं भी अलाव जैसे कोई चलती नजर नहीं आए। पहले कानपुर नगर निगम बहुत सक्रिय था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन इस बार जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यादव मार्केट बर्रा 2 से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अलाव जैसी ठीक कोई है, ठीक है चीज सूरज, यहाँ पे जलती लौटेंगे। नहीं दिखाई आपकी दी। ओर से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी आ रही है। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि ये आदेश दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की ओर से कि तमाम जितने भी बड़े एक्सप्रेसवे हैं वहां पर जो 4 पहिया छोटे वाहन हैं उनकी स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है उसी तरह से फॉग भी बढ़ती जा रही है और इस वजह से सड़क हादसे होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो स्पीड लिमिट कम कराई गई है, क्या लोग इसका पालना कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बात करें तो आज जिस तरीके से कोहरा गिर रहा है और मौसम विभाग का अंदेशा है कि अगले 4 से 5 दिन इसी तरीके से कोहरा गिरता रहेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। पिछले 15 दिन की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो 15 दिन में कई बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जान गई। इसके बाद परिवहन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, इसमें कहा गया था कि जो वाहन चालक हैं वो स्पीड अपनी जो वाहन स्पीड है उसको नियमित रखें। एक्सप्रेस वे पर या फिर हाईवे पर जो मैक्सिमम स्पीड रखी गई उससे कम ही स्पीड चलें, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि हाई स्पीड के चलते कहीं ना कहीं जब गाड़ियां टकरा रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो एक साथ दर्जनों गाड़ियां टकरा रही है जिसमें सैकड़ों लोगों के घायल हो रहे हैं, कई की मौत हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है कि जो वाहन चालक हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाएं, साथ ही साथ जो फॉग लाइट होती है वो चलाकर ही वाहन चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम स्पीड जो 70 से 80 रखे, इससे ऊपर ना जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी डरे हुए हैं, लोग भी शहर में हुए हैं, मजबूरन तो निकलना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं, खुद चाहते हैं कि स्पीड धीमी रखी जाए गाड़ियों की, अगर कोई रास्ते में हादसा भी होता है तो जान बच जाए, सुरक्षित रहें। बिल्कुल इसको लेकर के जो है स्पेशल रूप से मॉनिटरिंग टीम भी रखी गई है। जो एक्सप्रेस वे हैं जहाँ पर जब स्पीड जहाँ पे नोट की जाती है गाड़ियों की स्पीड, वहाँ पर बाकायदा टीम अलर्ट की गई है कि जो तेज स्पीड से वाहन चला रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व करें और उनको कहीं ना कहीं उनका चालान करें और उनको जहाँ गाड़ी का नंबर होता है जो उसके माध्यम से उनका पर्सनल फ़ोन नंबर निकाल कर संपर्क करें और कहीं ना कहीं हिदायत दे कि अगली बार ऐसी चीज़ें ना हों। निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में हादसों के चलते कई लोग जान गए, तो ऐसे में आज परिवहन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब वो एक्सेस वे पर चले या फिर हाईवे पर चले तो अपनी स्पीड मेंटेन रखें। शहरी क्षेत्र में तो कोहरे का असर नहीं दिख रहा है, लखनऊ राजधानी यहाँ खड़े, यहाँ पर आपको कोहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आउटर में आप पहुंचेंगे तो इस समय लगभग 9 बज चुका है, लेकिन अभी भी सड़कों पर कोहरा होगा। विजिबिलिटी है जो 15 से 20 मीटर तक रह जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि शहीद पथ जो लखनऊ का है वहाँ पर जो विजिबिलिटी थी वो 0 हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया था। उस रोड पर पुलिस तुरंत तैनात की गई थी। लोगों को जब एक्सप्रेस वे पर वो लोग चढ़ रहे थे लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि अपनी स्पीड है वो कम से कम रखें क्योंकि हादसे हो रहे हैं, कई गाड़ियां लड़ चुकी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हो रहे हैं, प्रशासन भी जागरूक हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक इस तरह की स्थिति बनी रहने वाली है। सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं उनको इन मुश्किलों का सामना करने वाला है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के स्वास्थ्य महकमे ने भी अलर्ट जारी किया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास कृष्णा त्यागी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगर सूर्य देवता भी अपने दर्शन दे तो ठंड थोड़ी कम हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिन में धूप भी उतनी नहीं निकली है, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। एक बड़ी समस्या ज़रूर है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर लीजिए अगर आपके आसपास लोग हैं कि वो कैसे सर्दी से बच रहे हैं।
देखिए, किसी भी मैं बता दूं किस प्रकार से अजमेर करीब आगरा में जिस प्रकार सर्दी का प्रकोप है लगातार पिछले हफ्ते की एक सप्ताह की बात करें तो 6-7 दिन से लगातार सूर्य देवता के दर्शन नहीं है। लोग जरूर के लोग हैं जो डेली प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार करते हैं वो लोग का जरूर करते हैं क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी चलाना अपने भरण पोषण भी करना है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की कई विभाग को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे ट्रैफिक विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे एनएचआई विभाग हो। सब तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें इनमें सर्दी के प्रकोप को लेकर और उनकी अपने अपने जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। तो इसमें प्रशासन की तरफ से कोई भी सही तरीके से यहाँ पर इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें तो सड़कें बिल्कुल अभी टूटी हैं, कई बार हादसे भी हुए। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने यहाँ पर लोगों के लिए न तो रैन बसेरा का भी काफी दूर भी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अलाव की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर कैमरे की हालत देखेंगे तो आधे से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर अनियमितता प्रशासन की होती जा रही है। मेरे पीछे काफी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। ये यहाँ पर किसना चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है सर्दी में क्या कैसे आप ये सर्दी को दूर कैसे कर रहे हैं? आप सर्दी को दूर कैसे कर रहे हैं? किस प्रकार की तो है? बाबा मेरे साथ मौजूद है, बाबा से बात करेंगे। बाबा इधर आइए। बाबा सर्दी के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं किया। आप कैसे अपनी सर्दी को दूर करते हैं? बने हुए हैं ना उन लोग को लगने रहा है कहते हैं हम अपनी पार्टी बनाते हैं अपने। अच्छा, कैसे अपने जीवन यापन अच्छा है सोचते हैं रोज तो सोचते हैं नगर निगम छुट्टी वगैरह की जाती है नहीं ये व्यवस्था नहीं आपके लिए। तो बिल्कुल छुट्टी की काफी लोग जिन्होंने बताया कि अभी भी ये जो बाबा जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि रोज से हम सोचते हैं नगर निगम की तरफ से कोई न कोई टीम आती है न उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर रैन बसेरा कहाँ पर है। बिल्कुल अगर टीम मुआयना करे कि कितने लोग सड़कों पर सो रहे हैं तो शायद एक आकलन हो पाए कि कितने रैन बसेरों की व्यवस्था की जानी चाहिए और अगर रैन बसेरे हैं तो वहां पर कितने लोग जा सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। अयाज, इसी के साथ साथ बढ़ती ठंड क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है इस बढ़ती ठंड से? जी बिल्कुल, बढ़ती ठंड है और तेज सर्दी है। इसको लेकर के लोग गर्मी, लिहाफ, रजाई की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें ठहरने की कोशिश, बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोहरा तेज हो रहा है, लोग घर से नहीं निकलना चाह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सर्दी तेज है। और अहम बात यह है कि अगर शहर की से देहात की अगर हम बात करें तो देहात में प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें गरीबों तक, उन मजदूरों तक, किसानों तक वो व्यवस्था पहुंच पाए, लकड़ी पहुंच पाए या रजाई कोई ऐसी व्यवस्था हो पाए। हमारी कई गाँवों में लोगों से, प्रधानों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा आदेश तो हुए थे लेकिन पैसा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम कैसे वहां तक लोगों को जैसे। तो हमने उनसे कहा कि अपने पास से व्यवस्था करिए, कुछ ऐसा व्यवस्था करिए जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो पाए। तो कहीं ना कहीं घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं लोग परेशानी को देखते हुए। गांव देहातों का बुरा हाल है, जंगल में लोग किसान हैं, किसान कैसे क्या करें इतनी गर्मी में, खुद अपनी व्यवस्था वो लोग खुद कर रहे हैं, लकड़ी हो गई या जो भी हो गई जिस तरीके से। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे जिस तरीके से हैं वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाते हैं, कागजों तक ही सीमित रहते हैं और उनका बंदरबाट हो जाता है। जितना भी पेमेंट इकट्ठा होता है, पैसा जो भी आता है गवर्नमेंट से, उसका अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है इन व्यवस्थाओं पर। इसको लेकर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही करनी चाहिए, कहाँ कितना कैसे क्या क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ऐसा नहीं है। हमने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हम लगातार तैयार हैं, उन लोगों से बात की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। तो खास करके अहम ये बात है, लगातार सर्दी को देखते हुए गवर्नमेंट भी तरह तरह के आदेश जारी कर रही है जिससे परेशान लोगों की मदद हो लेकिन सके। महज आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर कार्य अगर होगा तभी ये जो तमाम आदेश है वो सफल सिद्ध होंगे। ठीक है, मैं लौटती हूँ। और सूरज, क्योंकि लगातार ये जो ठंड बढ़ रही है उनसे कहीं ना कहीं खेती किसानी भी प्रभावित हो रही होगी। किसान क्या कुछ कहते हैं इस बढ़ती ठंड को लेकर के? लगातार जिस तरीके से ठंड का प्रकोप कानपुर शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं से जहाँ आम जनता बेहाल है तो वहीं खेती भी
इससे काफी ज्यादा नुकसान होने के आसार है, जिसको लेकर कानपुर शहर बड़े चिंतित है। क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से शहर में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से जो अलाव की व्यवस्था कराई जाती है वो भी पूरी तरीके से कहीं पर नहीं नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर खुले आम गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो सोते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन आदेश को जारी कर रहा है, मगर उसका आदेश का अनुपालन होता हुआ बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब तक करीब जो है वो चौराहों पर कहीं लेटे नजर आते हैं, समाजसेवी संगठन जरूर उनके पास पहुंच रहे हैं, उनके कंबल की व्यवस्था करा रहे हैं, उनके अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं, मगर शहर में जो प्रशासन की व्यवस्था है पूरी तरीके से बदहाल है। देखिए हमारे साथ जो लोग आम लोग मौजूद है उन्हीं बात करते हैं, ताकि अलाव की व्यवस्था कराई गई है। हाँ भैया, कहीं कोई अलाव नहीं है। अच्छा, जिस तरह से शहर में ठंड पड़ रही है, ऐसे में खेती को कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है खेती को, वो जो पाला पड़ जाएगा, सूख जाएगी। आपका क्या कहना है, कहीं अलाव की कुछ व्यवस्था कराई गई है? विगत वर्षों में तो अलाव की व्यवस्था होती रही है, लेकिन इस वक्त प्रशासन क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। शहर में कहीं पर भी अलाव की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, जबकि आम पब्लिक ठंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में। प्रशासन को जल्द से अलाव की व्यवस्थाएं करानी चाहिए हर जगह पर जहाँ पर चौराहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर आम जनता का जो कहना है, उनको साफ तौर पर कहना है कि ना ही कहीं अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, ना ही किसी गरीब व्यक्तियों को सोने की व्यवस्था है। क्योंकि रैन बसेरे जिस तरीके से कानपुर शहर में बनाए गए हैं उन्हें दुरुस्त तो कर दिया गया है, मगर जो चौराहे पर सोने के वाले लोग हैं उनको वहां पर लाने की कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं से आम जनता है वो कानपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से नाखुश नजर आ रही है। और यह देखने वाली बात होगी कानपुर के जिला अधिकारी पूरे मामले में कोई पता करते हैं या ये भी आम जनता को स्वयं के पैसे खर्च करके लकड़ियां खरीद कर अलाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है सूरज, लौटेंगे। अश्विनी, मेरे बैक टू बैक आपसे दो सवाल है। सवाल ये कि क्योंकि आपने तमाम और भी रिपोर्टर्स को सुना और वो लगातार यही कह रहे हैं कि आदेश तो जारी कर दिए गए हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, लेकिन धरातल पर वो व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती। सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, अगर वो कोई आदेश देते हैं उसका पालन ना हो तो फिर कार्रवाई भी होती है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। मौजूदा सरकार एक्टिवली हर सेक्टर में कार्य कर रही है, कई कार्य कर रही है। बिल्कुल बात करें तो अगर अधिकारियों ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को या सरकार को गुमराह करने की पूरी साजिश कर रखी है, क्योंकि जब भी आप देखिए तमाम जिलों से तस्वीरें आती हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वहाँ के कमिश्नर हों, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी हों या फिर नगर निगम से जुड़े अधिकारी हों, उन्हीं जगहों पर दौरे करते हैं जहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर होती हैं। लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ पर अगर किसी को दौरा करना होता है तो 2 ही 3 स्पॉट हैं, 2 ही 3 रैन बसेरे हैं जहाँ पर दौरे किए जाते हैं और बाकायदा वहाँ पर फोटो सेशन होता है। फोटो सेशन उसके बाद खूब वायरल किया जाता है। आप समझिएगा कि जब लखनऊ की स्थिति है तो बाकी कानपुर, बरेली और तमाम आगरा से शहरों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम 2 रहते हैं, यहाँ पर मुख्य सचिव यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जमीन पर कुछ नहीं है, लेकिन कागजों पर सब सुहाना दिखाई देता है। लकड़ियां जो लखनऊ में गिराई जा रही, सोचिए यहाँ पर गीली लकड़ियां जलाई जा रही है और शायद नगर निगम को उम्मीद है कि अगले साल तक वो जलने लायक हो जाएंगे, क्योंकि अभी की जो लकड़ियों की स्थिति है वो जलने लायक नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों का ही अधिकारियों की ये का ही खेल है, क्योंकि अधिकारियों को पता रहता है कि हर साल ठंड आती है, उन सबके बावजूद भी तैयारी ना करना कितनी बड़ी गलती होती है। मुख्यमंत्री कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, पहले से निर्देश देते हैं कि जो जनता से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। अभी आपके सामने पास एक उदाहरण बहुत बड़ा है कि कुछ दिन पहले ही बरसात हुई थी, जो मानसून का समय था, और उससे ठीक 3 से 4 महीने पहले मुख्यमंत्री ने जो सिंचाई विभाग है, जल शक्ति विभाग, उससे जुड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि जो तटबंध है उनकी व्यवस्थाएं बेहतर कर ली जाएं। अब समझिए बाढ़ आके चली भी गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाई थी और सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है केवल कागजों पर बेहतर काम दिखाया गया था। जब जमीन पर इसकी हकीकत न्यूज़ में इंडिया ने भी चेक की थी, तमाम अन्य लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से जमीन पर कुछ नहीं था, लेकिन कागजों पर करोड़ों रुपए खपा दिया गया था। अब सोचिए जब अधिकारी ये मुहिम चला रहे तो सरकार या फिर यूं कहें मुख्यमंत्री कैसे
संज्ञान ले पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो मुख्यमंत्री को तमाम अधिकारी ही देते हैं और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के कभी भी शायद बुराई नहीं करेगा, उसकी कमियां नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि पता है कि एक की कमी पकड़ी जाएगी तो उसके फेर में कई लोग आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की नजर में कुछ भी ऐसा आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। इससे पहले भी देखा गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, उसके बाद लोग जो अधिकारी थे अपना काम नहीं कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई थी। मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिया था जनता दरबार को लेकर के कि अधिकारी जो है सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जिलों में जनता दरबार लगाएंगे, जो जनता से सीधे रूबरू होंगे, साथ ही साथ जो अपना सीजू नंबर होता है वो खुद उठाएंगे। तमाम अधिकारियों ने इस फैसले को, इस निर्देश को हवा में माना, उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया था। मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग कराई थी और मॉनिटरिंग के बाद देखा गया था कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की नजर से बचना मुश्किल है इन अधिकारियों का, लेकिन अपनी ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि शायद मुख्यमंत्री की नजर में ना आए और फर्जीवाड़ा कर जाए। लेकिन जैसे ही शिकायतें होती हैं, मुख्यमंत्री की शिकायतें पहुंचती अधिकारियों की, तो मुख्यमंत्री कभी भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, बाकायदा उसकी जांच कराते हैं और जब जांच में देखते हैं कि अधिकारी की जो संलिप्तता है पाई गई है, वो कहीं ना कहीं जनता के हितों को लेकर काम नहीं कर पा रहा, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2017 में सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार ग्रहण किया था, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया था कि अगर जो अधिकारी जनता से जुड़े हितों को काम नहीं कर पाते हैं वो साइडलाइन हो जाए, अधिकारियों की उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है, दूसरे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित तौर पर क्योंकि पिछले 5 सालों में देखा गया कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने खुद जमीन पर जाकर के निरीक्षण किया, ना तो उनको अधिकारियों पर भरोसा है ना ही अपने मंत्रियों पर भरोसा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पिछली सरकारों में अधिकारियों और मंत्रियों के गठजोड़ के चलते ही सरकार की छवि खराब होती थी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस चीजों का बखूबी पता ये चीजें हैं, इसीलिए वो किसी भी जिले पर जाते हैं तो बाकायदा उस जिले की पूरा डेटा लेकर पहले एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि उस जिले में कौन कौन से कार्य चल रहे हैं और उसके बाद वहां का निरीक्षण करते हैं। ऐसे में अधिकारी झूठ नहीं बोल पाते और झूठ बोलते भी हैं तो पकड़े जाते हैं। निश्चित तौर पर ठंड को लेकर के भी मुख्यमंत्री का निर्देश था, लेकिन बावजूद इतनी सख्ताई की अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आए तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली तस्वीर है और हमारा मकसद यही है कि इन तमाम चर्चाओं के माध्यम से हम हाईकमान तक ये पहुंचा पाए कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। अशोक भी हमारे से जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अशोक, बताइए बुलंदशहर में ठंड का कैसा माहौल चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की? बिल्कुल, आपको बता दूं बुलंदशहर में करीबन 15 साल का रिकॉर्ड रहा है ठंड को लेकर। करीबन 3-3.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका था देर शाम को। 15 साल का रिकॉर्ड बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर से हम लगातार रिपोर्ट्स ले रहे थे। हाँ जी अशोक, बोलिए। लगातार इसमें काफी परेशानी पड़ रही है बुजुर्ग आदमी को और लगातार इस तरीके की ठंड पड़ती रही बुलंदशहर में तो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएंगी। आलू की फसल बिल्कुल तरह से नष्ट हो जाएगी। लगातार पारा पड़ रहा है जिसमें सरसों की फसल तैयार। ठीक है, बार बार कनेक्शन थोड़ा वीक पड़ रहा है, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं बुलंदशहर में जिस प्रकार से सर्दी का सितम बढ़ रहा है उस प्रकार से किसानी पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो कि इतनी सर्दी के बीच में हमें रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं उन सभी को सैल्यूट है। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।